हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अशोका द एम्पेरियर हु गेव अप वार। एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत ही बड़ा राज्य जिसे हम एक साम्राज्य कह सकते हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड क्वाइंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, वह शेर का चित्र जिसे हम अपने पैसे और रुपयों पर देखते हैं, उसका एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। दे वेयर कर्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मेसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोका was one of the greatest ruler known to history, and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक ने निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए हैं। बिफोर वी फाइंड आउट what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त एक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से इतना आगे रहा जिसका नाम था चाणक्य या फिर कौटिल्य। मेनी ऑफ चाणक्य आइडियाज वेयर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलती है। देयर वेयर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला was a gateway to the northwest including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। This is a map. In this map you can see all the cities. How are empires different from kingdoms? आगे हम पढ़ेंगे राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं। Empires need more resources than kings because empires are longer than kingdoms and need to be protected by king armies। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की भी ज़रूरत होती थी। सो also they need a large number of officials who collect taxes। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। Our next topic is
रूलिंग द एम्पायर यानी साम्राज्य का प्रशासन। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वेयर रूल्ड डिफरेंटली। चूँकि साम्राज्य बहुत ही बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके थे सम्राट के सीधे नियंत्रण में थे। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल्स वेयर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट persons and traders who lived in villages and town in the area। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। Many of these officials were given salaries। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers। और राजा के इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। There were other areas or provinces, each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। Although there was some amount of control from Patliputra and royal prince were often sent as governors, local customs and rules were probably followed। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पे राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। Besides, there were vast areas between these centers। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था वे उसे इकट्ठा करते थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट was important for blankets and South India for its gold and precious stones। It is possible that these resources were collected as tributes। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। यहाँ पे ट्रिब्यूट का मीनिंग दिया हुआ है। ट्रिब्यूट यानी कि नजराना। अनलाइक टैक्सेस विच वेयर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड as and when it was possible from people
who gave a variety of things more or less willingly. जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। There were also forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to Mauryan officials. और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे बस यही उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मध और मोम जैसी चीजें लाकर दे। Our next topic is अशोका, a unique ruler. अशोक एक अनोखा सम्राट। The most famous Mauryan ruler was Ashok. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of the Ashok inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक्स वार इन कलिंग। कलिंग में अशोक का युद्ध। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक फाउट अ वार टू कॉन्क्यूर कलिंगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। However, he was so horrified when he saw the violence of bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक ने युद्ध से वितृष्णा हो गई। उसने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। व्हाट्स वाज अशोक्स धम। अशोक का धम क्या था? अशोकास धम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of the Buddha. अशोक को लगता था कि जैसे कोई भी पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार करने की शिक्षा देता है, वैसे ही अशोक का यह कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को यह निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। There were a number of problems that troubled him. ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। People in the empire followed different religions and these sometimes led to conflict. उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। एनिमल्स वेयर सेक्रीफाइड। पशुओं की बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वेयर क्विरल्स इन फैमिलीज एंड अमोंगस्ट नेबर्स। इन सब के अलावा परिवारों और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स।
अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स known as the Dhamma Mahatma who went from place to place teaching people about Dhamma। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। Beside, Ashok got his message inscribed on rock and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते थे। अशोक also sent messengers to spread idea about them to other land such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस ऑन मैप नंबर 6। इन सारे देशों को मैप नंबर 6 में आइडेंटिफाई करें। He built road, dug well and built rest houses। Beside, he arranged for medical treatment for both human being and animals। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एल्सवेयर में हम देखेंगे समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्य एम्पायर अबाउट 2400 years ago, एम्पेरियर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया, जिसका पिक्चर आप इस में देख सकते हैं।